बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। लग ऐसी रहा है कि अब हुकूमत वक्त संजीदा है उस किरदार अदा करने में। आज कौमी असम्बली के इजलास में न सिर्फ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत पहली बार हमने देखा कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने कहा पहले अल्लाह और उसके बाद आईन पाकिस्तान का साया है हमारे सर पर। मैं यहाँ पे कोई सियासी तकरीर नहीं, अलबत्ता कानूनी मामलात के लिए पहुँचा हूँ। जब मुझे दावत मिली स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की, तो आज वो भी मौजूद थे। उनके समेत साबिका CM मौजूद थे। एक बड़ी तादाद कौमी असम्बली में आज मौजूद थी। अब किस सिमत ये मुल्क जा रहा है इस पे भी बात होगी। फिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने तारीख के कई बाब खोले और बहुत अहम ऐलानात भी किए। उस अहम ऐलान में सबसे बड़ा ऐलान ये था कि हम अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देते हैं और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के पास आप आएँ और उनसे आके बात करें, ये नहीं हो सकता। फिर उन्होंने सरायकी में कहा कि ये फैसला मैंने पसंद होसी तो मनसा तो ना होसी तो ना मनसा। तो उन्होंने कहा कि पहले शराइत ना रखी जाएं कि अगर ये फैसला होगा तो मैं बैठूंगा, अगर ये ना होगा तो नहीं बैठूंगा, आप आएँ हमारे से बात करें। तो ये बहुत खुशाइन अमल है। और फिर उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी कहा कि आप अपोजिशन से बात करें और अपोजिशन आए तो उनको एंटरटेन करें। तो क्या आप अपोजिशन इस ऐवान में हम देखेंगे फ्यूचर में? चेमा गोइयाँ हैं कि खान साहब और PTI मुमकिन है कि वापस कौमी असम्बली में आ जाएं। और फिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अर्जेंटीना, कोरिया, जापान समेत कई मुल्कों के लिए मिसालें भी दी कि उनका भी दिवालिया के करीब थे। फिर उन्होंने भारत की, हमारे पड़ोसी मुल्क की भी मिसाल दी कि वो भी दिवालिया के करीब था, लेकिन आज वो फिर तमाम ही जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे उनसे वो निकल चुके हैं। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान भी निकल जाएगा। बहुत सारी और भी उन्होंने मईशत के हवाले से मिसालें दी। अपना जेल का जो तल्ख उनके जो टाइम वहाँ गुजरा वो भी उन्होंने याद दिलवाया और कहा अदलिया पे बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि तब आपका आज खुद नोटिस कहाँ गया था कि जब मेरी बहन मोहतरमा फरियाल तालपुर को रात के 12 बजे उठाया गया तो तब रात को 12 बजे कैसे जेल खुले थे। फिर उन्होंने अपना बताया कि हमारे वॉशरूम तक में कैमरे लगाए गए थे, लेकिन हमने सहा कि जमहूरियत चलती रहे और आज भी हम चाह रहे हैं कि ये मुल्क चले, जमहूरियत चले। फिर उन्हें हवाला दिया मौजूदा सदर आरिफ अलवी का कि वो मान चुके हैं कि जब बेनज़ीर साहिबा शहीद हुई थी तब अगर मैं आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान खपे का नारा ना लगाता तो शायद ये पाकिस्तान आज ना होता, लेकिन हम हमेशा पाकिस्तान खपे का नारा लगाते रहेंगे। तमाम उमूर पे बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आपने कई अदवार मुल्क की सियासत के देखे हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सैयद सज्जाद अली शाह। बहुत शुक्रिया शाह साहब, वेलकम। बहुत अच्छा आज कहता बहुत अच्छा लगा कि तमाम लोग मुल्क की सालमियत, जमहूरियत के लिए बैठे। फिर पहली बार हमने देखा कि 2-3 माह के बाद फिर उन्होंने कहा कि साबिक सदर ने कि आएँ शहबाज शरीफ से बात करें, आप भी हमारा हिस्सा हैं, आप आएँ पार्लियामेंट में बैठें, हमारी ख्वाहिश है। आपको लगता है PTI आएगी, बैठेगी ऐवान में, शहबाज शरीफ के पास आएंगे? साजिद 10 अप्रैल जो है वो आईन पाकिस्तान के दस्तूर के तौर पे मनाया जाता है और इसी हवाले से जो है ये इजलास आज चला। और इसकी खुश आइन बात ये है कि इसमें तमाम पॉलिटिशियंस जो है वो मौजूद थे और तमाम कोरम पूरा था। और सबसे बड़ी बात जो है वो जस्टिस साहब मौजूद थे खुद, और उनके जो अल्फाज हैं वो इस वक्त तारीख का हिस्सा मैं समझता हूँ बनेंगे। कि उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ दस्तूर पे बात करने आया था, मुझे आइन पे बात करने के लिए बुलाया गया था। ऐसा ही। और पॉलिटिक्स के हवाले से जो गुफ्तगू हुई है मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन आइन का हिस्सा है। उन्होंने इस पे भी अपने बड़े ज़बरदस्त जुमले अदा किए हैं और एक बेहतरीन तरीके से जो है वो दस्तूर की जो है वो तमाम चीज़ों को खोल के रखा सामने, खुली किताब की तरह। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साजिद के अपोजिशन को जरदारी साहब ने दावत दी। जरदारी साहब जी शऊर सियासतदान है, तजर्बेकार सियासतदान है और अफाम व तफहीम के मामले में वो बड़े मशहूर हैं। और उन्होंने इस वक्त जो अपनी गुफ्तगू की उसमें आपने ये गौर से सुना भी होगा कि तमाम गुफ्तगू का जो दारो मदार था वो ये था
कि बैठना आपको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ पड़ेगा। हाँ, ये आप मैं बीच का किरदार अदा नहीं करूंगा, और कोई भी नहीं। ठीक है, शहबाज शरीफ के पास इख्तियारात हैं, इख्तियारात उनके पास हैं। यानी पहले जो वो एक मसालेहती मामलात को लेके हमेशा से चलते रहे और हमेशा उन्होंने कोशिश की कि अफवाम तफहीम के जरिए जमहूरियत चलती रहे, आज उन्होंने ये हाथ खड़े किए हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब आप तमाम चीजें उन्होंने शहबाज शरीफ के कोर्ट में फेंक दी हैं कि आप किस तरह अपोजिशन को लेके चलते हैं। यानी कि अगर अपोजिशन को वो दावत देते हैं तो किस अंदाज में देते हैं, और अगर वो दावत नहीं देते तो वो जिम्मेदार है। ऐसा ही है। बाकी मामलात में जरदारी साहब मैं समझता हूँ कि पीछे हटे। मतलब ये आपको लगता है पीपल्स पार्टी का मौकिफ बता दिया उन्होंने? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप आ जाएं, मौके बता दिया। अब आपका जो बड़ा एक इम्पोर्टेंट इस वक्त क्वेश्चन था कि अब इमरान खान, एक ही अपोजिशन है, एक ही, ऐसा ही एक ही पार्टी है, ये आते हैं या नहीं आते। देखें, अगर इनको आना होता और कोई मुज़ाकरात करने होते तो पार्लिमानी तरीका कार जो है अपनी बात मनवाने का कानून साज असेंबली में सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, उसको छोड़ा ही नहीं जाता। असेंबलियां तोड़ी ही नहीं जाती। अब जब तोड़ी गई है तो इमरान खान ने कुछ और प्लानिंग की है, और वो चाहते हैं कि बस इमीडिएटली इलेक्शन हो, इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो और हम अपनी हॉट कैंपेन फौरी तौर पे स्टार्ट कर दें। सही। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान जो है, हालांकि उनके पीटीआई के कुछ रहनुमाओं के जो है वो बयानात हमने देखे, एक साफी होने के नाते जाहिर स्टडी करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि हम तैयार हैं बातचीत के लिए। मखदूम उन्होंने भी कहा, मखदूम साहब ने भी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, कि हम तैयार हैं बात करने के लिए। मगर मैं नहीं समझता कि ये सारा मामला इतनी आसानी से बहाल हो जाएगा। अच्छा, ये एक हुज्जत है। आपने देखा होगा कि इलेक्शन की डेट का मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन ने आज फिर 7 मई के हवाले से बात की और फंडिंग के हवाले से भी बात हुई। इलेक्शन कमीशन की आपने अली भाई बात की, आज कल गालबन आज बहुत सारी नई खबरें सामने आई। आज ये असेंबली में ये बिल भी पेश किया गया कि जो 21 अरब रुपए की रकम देनी है तो वो रिपोर्ट कल पेश की जाएगी। आपको लगता है कि ये जो बिल लाया गया 21 अरब रुपए का, तो हुकूमत संजीदा है ये पैसे इलेक्शन कमीशन को देने में? अगर ये हुकूमत पैसे रिलीज करती है तो इसका मतलब है सूबों में इलेक्शन होंगे। मकसद साजिद, पिछले प्रोग्राम से कुछ जो आपकी हमारी गुफ्तगू रही थी, मैं मौजूद था, तो जब मैंने आपको कहा था कि चीफ जस्टिस साहब ने अपने फैसले में ये सादिर फरमाया है कि 21 अरब रुपए दरकार हैं 2 सूबों में इलेक्शन के लिए, जो कि गवर्नमेंट मुहैया करे इलेक्शन कमीशन। उस दिन हमने ये कहा था यहाँ ही आपके प्लेटफॉर्म से कि 21 अरब होंगे, यानी 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। ठीक है। अब मसला ये है कि 21 अरब का उन्होंने मांग लिया, सारा समरी मांग ली पूरी। अब वो प्रेजेंट होगी, फिर देखा जाएगा कि वो इतनी बड़ी रकम जो है इस जो माशी सूरत हाल है मुल्क की। देखें, डिले की टैक्टिस कुछ भी नहीं है, इलेक्शन से कोई नहीं घबराएगा। इलेक्शन होने चाहिए, आईनी हक है, और इस कौम का भी हक बनता है, इस मुल्क को भी जरूरत है। बात यह है कि मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये मेजर पॉइंट है, और इसको देखते हुए ही ये मांगा गया और इस पे बाकायदा बहस होगी। उसके अलावा भी सैयद सज्जाद अली शाह क्या कह रहे हैं? क्या मुल्क इस लेवल इस मुतहम्मिल है कि इलेक्शन करवाए जाएं सूबे में? आपकी क्या राय? देखें, 4 सूबों की बात भी आपने सुन ली कि एट अ टाइम इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन की बात है। मुत्तफिक कोई नजर नहीं आ रहा। जो अदलिया के अहकामात हैं उस पर मुत्तफिक इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल रूट्स, कहीं से कोई नजर नहीं आ रहा। तो इस वजह से मैं यही कहूँगा, मेरी अपनी जाती राय है, तो मुझे इलेक्शन नहीं दिख रहा है। मुझे इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होते हुए या 2 सूबों में भी, केपी के और पंजाब में होते हुए भी, मुझे अभी तक तो नजर नहीं आ रहे। जो सूरत हाल है, जिस सिनेरियो में पॉलिटिशियंस खड़े हुए हैं और जो चीजें आ रही हैं सामने, वो सब डिले टैक्टिस का इशारा दे रही हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करने लगा हूं। अदलिया का फैसला आपने सुन लिया कि भाई इलेक्शन करवाएं, सबको नोटिस हो गए, आज इलेक्शन कमीशन, हुकूमत वक्त सब अदलिया को रिपोर्ट जमा करवाएंगे। उस फैसले पे अमल दरामद होगा, नहीं होगा? इस पे एस्टैब्लिशमेंट का क्या किरदार है? न्यूट्रल है? क्योंकि आज बिलावल साहब ने एस्टैब्लिशमेंट की तरफ फिर, वो कहते हैं ना कि गेंद फेंकी कि एक जगह पे अभी भी कुछ पक रहा है जो कि जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। तो गालबन ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा था और अदलिया की तरफ। साजिद, बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं मैं देख रहा अपने राय के तहत, लेकिन अदलिया का अहम किरदार बन चुका इस सारे मामले में।
अहकामात आ चुके हैं। अब उन अहकामात को किस तरह अमल दरामद करना है और क्या करना है, कानून साज असेंबली जो है सुप्रीम आपका इदारा है और वहाँ पार्लियामेंट के फैसले होते हैं, कानून साजी होती है। आपने ये भी देख लिया होगा कि 4 जजों के लिए रेफरेंस का मामला चल गया है, ऐसे ही दायर कर दिए। तो अभी मैं ये समझ रहा हूं कि आया कि वो रेफरेंस के साइड इफेक्ट क्या आते हैं, पहले वो जरा स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसको गहरी नजर से कि उसके क्या तासुरात नजर आते हैं बार काउंसिल्स के अंदर, अदलिया के अंदर, आम लोगों के अंदर और पॉलिटिशियंस के अंदर। क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो डटी हुई है उमर अता बंदयाल साहब के साथ। तो अभी यहाँ ये सिस्टम जो है वो बैलेंस में नजर नहीं आ रहा। ये कबल वक्त होगा कहना कि आया इस मामले पे क्या होगा, थोड़ा मैं समझता हूँ इंतजार कर लेना चाहिए क्योंकि रेफरेंस बड़ा रेफरेंस है। क्या ये तासुर नहीं जाता अगर अदलिया के फैसले पे अमल दरामद नहीं होता तो इसका मतलब है हुकूमत के नैरेटिव की जीत हुई और जो नादीदा कुव्वतें हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, वो हुकूमत के साथ है। देखें, हुकूमत के साथ होना नहीं ज़रूरी है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट हो या अदलिया हो या जो भी हो, जो सियासी पार्टियां हैं, मुल्क के इस्तेकाम के लिए हमें देखना है और वो सब हमसे बेहतर समझते हैं। ख़ास तौर पे आप बार बार जिक्र कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट का, तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े तजर्बे करने के बाद बहुत कुछ समझ में आ गया। देखें, आइन की धज्जियाँ तो ज़ियाउल-हक के दौर में भी उड़ाई गई थी, आइन की मामलात में उलट फेर तो मुशर्रफ के दौर में भी किया गया था। ठीक है, सरदारी साहब जब साबिक सदर जो है जब अपनी हुकूमत में थे तो उन्होंने भी तरामीम लाई थी। ये होती रहती हैं आइन के अंदर तरामीम वक्त की ज़रूरत के लिहाज से, लेकिन नजरिया ज़रूरत के तहत जो मामलात किए जाते हैं वो बाद में बड़ा नुकसान दे जाते हैं। तो इस वक्त बड़ी सेंसिटिव पॉइंट जो है वो डिस्कस में आ रहा है हमारे आपके दरमियान कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो आप बार बार पूछना चाह रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि उनको भी मुल्क से इस वक्त गर्ज है, क्योंकि मुल्क इस वक्त मैं समझता हूं कि सियासी और माशी बहरान का शिकार हो चुका है और उसको बाहर निकालने के लिए सभी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालने की कोशिश करेंगे सब लोग। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी मुदाखलत होगी जो नुकसानदेह हो। एक मैं चाहूँगा कि इस स्टोरी को भी शामिल कर देते हैं। गुलजार उर्फ शंबे जो कि बलूचिस्तान और कलदम तंजीमों को लीड कर रहे थे और हमारा पाक फ़ौज और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का बड़ा एक कहना सक्सेस ऑपरेशन, स्ट्रिंग ऑपरेशन के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कलभूषण तर्ज का ये ऑपरेशन था। आपको लगता है कि अब बलूचिस्तान अमन की तरफ जा रहा है? इस तरह के किरदार अब पकड़ में आ रहे हैं? देखें, बलूचिस्तान साजिद इसमें बड़ा सेंसिटिव हमारा वो हुआ एरिया और वहाँ मुस्तकिल नुकसानात हो रहे हैं। आज भी वहाँ पे जो है वो जानी नुकसान हुआ जिस पे तमाम पॉलिटिशियंस ने मजम्मत की है और वहाँ मुस्तकिल बुनियाद पे दहशतगर्द जो है वो सरगर्म हुए हैं, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस सरगर्म हुई हुई हैं और बैरूनी ताकतें उनको चला रही हैं। ये बात तस्दीक शुदा है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से कुछ तकलीफें भी आती हैं क्योंकि कॉन्वॉयस जो हैं वो हमारे फोर्सेस के वो अपने रूट से गुजरते हैं। दहशतगर्द दो भी अगर पहाड़ पे ऊंची साइड पे मौजूद हैं तो वो नुकसान पहुंचा देते हैं। यहाँ पे मैं हसास सवाल करूंगा। इसी इसना में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज ये कहा कि बलूचिस्तान में हमारे दुश्मन मुल्क ने ये हालात पैदा कर दिए कि अब हमें प्रोटोकॉल के साथ जाना होता है, प्रोटोकॉल के साथ आना होता है। हम ऐसे नहीं जा सकते। हम जब इस माहौल से हट के तमाम जो वहाँ पे जागीरदाराना सरदाराना निज़ाम है, जो कबीलाई सिस्टम है, हम वहाँ पे बैठे, कोई बात हो तो मामला चले ना आगे, हमें बात से ही दूर कर दिया गया है। अब बात वहाँ क्लाशन की चल रही है, रॉकेट लॉन्चर की चल रही है, लेकिन हम जाएंगे चाहे हमारी जान जाती है जाए। ये जो पॉलिटिकली डायलॉग हैं, अगर इस तरफ जाया जाए तो मुमकिन है। देखिए साजिद, हर इशू का, हर मसले का बेहतरीन हल डायलॉग से होता है, टेबल टॉक से होता है। लेकिन वहाँ मैं ये समझता हूँ कि मेरी इसमें भी ज़ाती राय है कि जो पॉलिटिकल रूट्स हैं वो बड़े कमज़ोर हैं वहाँ और इसी वजह से वहाँ डिप्लॉयमेंट ज़्यादा देनी पड़ रही है और फोर्सेस को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल डायलॉग्स जो हैं वहाँ पे मजबूत होते और वो रूट बेहतर होते वहाँ के तो काफ़ी हद तक फेवर मिल जाता। आप देखें ना कि आए दिन दहशतगर्दी कोयटा से लेके आगे तक आप चले जाएं,
कहीं पे भी आपको पुरसुकून माहौल नजर नहीं आएगा। और जरदारी साहब, मैंने फिर कहा कि बाशऊर आदमी है, बहुत तजर्बेकार सियासतदान है और दूर देख रहे हैं, और सदर पाकिस्तान के ओहदे पे रहे, उनको सब मालूम है। तो वो बड़ी उन्होंने ये सही बात की है कि आज वो वक्त आ गया कि हम अपने ही मुल्क के एक सूबे में हम महफूज नहीं है, हम विदाउट प्रोटोकॉल नहीं जा सकते। उसमें जो मेन फैक्टर नजर आ रहा है वही उन्होंने भी उसकी निशानदेही की कि दहशतगर्द जो हैं उनको बैरूनी ताकतें चला रही हैं। और बड़ा एक सेंसिटिव ये पॉइंट भी उठाया कि मैं जानता हूं कि वहां का एक सरदार 5 लैंग्वेजेस जानता है। इसमें कोई शक नहीं है कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत जल्द सारे मामला सीधे कर लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये बात बिगड़ते बिगड़ते अब इस वक्त बॉइलिंग पॉइंट पे, और जो ऑपरेशन इस वक्त हमारे इदारों ने वहाँ किया है, मैं उसको बड़ा खराज तहसीन पेश करता हूँ। और बड़े फख्र की बात है कि इस हालत में भी वहाँ जारी है एक मामला कि मुल्क और ख़ासकर बलूचिस्तान की तरफ जो है ये ऑपरेशन कब रुकेगा अली साहब? ये ऑपरेशन रुके, तो कहते हैं ना कि जिम्मेदार लोग आए, इसको रुकवाएं, जिम्मेदार लोग आए। जिस तरह साबिक सैयद आसिफ जरदारी ने कहा कि भाई बैठ के बात ये हल होगी, इनसे शायद ये हल ना हो, ये जो चलती रहेगी ये फाइट तो साजिद नुकसान है। हर कौम की एक ट्रेडिशन होती है। अगर वहां के कुछ लोग, हमारी लॉ एनफोर्समेंट, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये सारी वो कहते हैं ना स्टेक होल्डर एक जगह बैठ जाएं, इसमें बड़ी कोशिशें हो चुकी हैं साबका दौर में, कबायली इलाकों में भी हो चुकी हैं और यहाँ भी हो चुकी हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वादे से फिर जाना और बात अपनी करके उससे हट जाना, ये दहशतगर्दों का शेवा रहा है। संभालने की कोशिशें बहुत की गई, सही, और चाहा कि एक पाकिस्तानी बन जाए और सरेंडर करें और तमाम चीजों को हटाएं। कई दफा ऐसा हुआ, और हुकूमत कई लोग देने के लिए तैयार भी है कि हम आपको नौकरियां दे रहे हैं, बिल्कुल, हम आपको यहाँ पे हॉस्पिटल्स दे रहे हैं, अकोमोडेट करने के लिए कहा गया, बड़ी ऑफर्स की गई। कुछ लोग आए भी बड़ी तादाद में, हमने देखा कि सरेंडर किया लोगों ने और उतर गए और बगावत से मुंह फेर लिया और पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। लेकिन उसके बाद फिर ये बैरूनी शैतानियां जो है और शरारतें, जिसमें खासकर जो है वो भारत को मैं कहूँगा कि वो अपनी रॉ को एक्टिव रखता है और वहाँ पे वो पीछे से वार करता है। मतलब उसको पता है कि हमारी फोर्सेस को मुंह नहीं दे सकता, तो वो ये जो शॉर्ट टर्म हरकतें वो करके हमें नुकसान पहुंचाता है। और वो कच्चे जहन है, मासूम जहनों अच्छा, को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। को वो ट्रैप करता है। जो वहाँ के मुकामी लोग हैं, जिनके असर रसूख है, जिनको पता है, देखें पहाड़ी इलाके का स्ट्रक्चर जो है वो इतना आसान नहीं है। उसको देखना, मॉनिटर करना और उस पर नजर रखना एक टफ जॉब है। और वहाँ आसानी जो है वो बॉर्डर की वायलेशन से जो है ये अपने लोग इन करते हैं और वहाँ पे ये काम करते हैं। इसके ऊपर बाकायदा तौर पर रद्दुल फसाद, जिस ऑपरेशन का नाम है, मैं ये समझता हूँ कि वो बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ रहा है और एक दिन इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और जो हमारे वहाँ पाकिस्तानी हैं जिनके जहन खराब किए गए, वो भी बहुत जल्द वापस आएंगे और उनकी समझ में आएगा कि गद्दार जो है वो किस तरह छुप के वार करना चाहता है और आपको कैसे अलायकार बना रहा है। सही, ऑपरेशन की जहाँ बात हो रही है तो मैं चाहूंगा कि बड़े बहुत सारे दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि एक बहमाना कत्ल, एक शहीद किया गया, मैं उनको शहीद कहूँगा, डॉक्टर अजमल सावंत, जो कि सिंध के एक डिस्ट्रिक्ट कदकोट कश्मोर में उनको शहीद किया गया। फ्रांस से वो कई डिग्रियां लेकर आए, बेशक, कि ताकि यहाँ के लोगों को पढ़ाया जाए, यहाँ के लोगों को अवेयर किया जाए। वो बरादराना और वो कबायली झगड़ों की नज़र वो हो गया, जो कि 2 बच्चों का बाप बताया जा रहा है। IBA और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में वो अभी लेक्चर दे रहे थे, जो 20-25 साल बाहर ज़िंदगी गुजार के और मुल्क की खिदमत के लिए आए, और फिर उसके साथ वो जो आपने सुना होगा छोटू गैंग और फला गैंग, जी बिल्कुल, घोटकी और सक्कर और ये जो कच्चे का एरिया है, इन पर ऑपरेशन तो कर रहे हैं। IG पंजाब समेत SSP सारे लगे हुए हैं, वफाक और सूबा एक ही पेज पे उस ऑपरेशन। वजह क्या है अली साहब, ये क्यों नहीं खत्म हो रहा है? उसकी वजह भी आपको मैं बता दूं कि देखें, एक चीज का बड़ा फुकदान रहा है हमारे यहाँ, और वो है तालीम। तालीम की रसद प्रॉपरली जो है वो कच्चों में, इन इलाकों में, गांव देहातों में वो जिस तरह जानी चाहिए ना, वो नहीं पहुंची है साजिद, जिसकी वजह से जहन खराब हुए हैं। देखें, आपने डॉक्टर सावंत का जिक्र किया, वो सरमाया थे मुल्क का हमारे। ट्रू। वो हमारे पास अपना सब कुछ छोड़ के आ गए थे अपनी खिदमत देने के लिए। उनको नुकसान पहुंचाने का मकसद क्या है आपको मालूम है? मकसद सिर्फ इतना है साजिद कि आप पाकिस्तान को सरसब, शादाब, कामयाब
और सेहतमंद फलता फूलता देखना नहीं चाहते। ये वो जहनियत है जो जहनियत दुश्मनों के साथ मिलके अपने अज़ाइम पूरे कर रही है। तो मैं कहूंगा कि ये जो कच्चे के इलाके के जो डकैत हो गए, अगवाकार हो गए, और इसमें मिले हुए कुछ हमारे लोग भी हैं जिनकी मैं यहाँ बैठ के खुली निशानदेही नहीं कर सकूंगा, लेकिन मकामी सरदारों की पुष्ट बनाई। आप बिल्कुल मेरी मुंह की बात आपने छीनी है, उनका भी इलाज करना चाहिए। और इसको बिल्कुल आपने सर, मैं कभी वीडियो देख रहा था, वो जो कच्चे के जो दहशतगर्द हैं वो सर ड्रोन लेके बैठे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, वो ड्रोन लेके कैसे पहुंच रहे हैं उनके पास? उनके पास जो टेक्नोलॉजी पहुंच रही है ये हमारे दुश्मन पहुंचा रहे हैं। ठीक है ना, हमारे लोग कितने बिजी हैं ये देखने का मुकाम है इस वक्त कि अगर ये सब चीजें, यही बात कही जा रही है बार बार सिक्योरिटी की जानिब से कि इलेक्शन का माहौल बनाने के लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी की जरूरत है। जनरल इलेक्शन की तरफ जाना कोई इजी जॉब नहीं है। सही। तो माहौल इस वक्त जो है वो माशी तौर पे भी अपनी दास्तान सुना रहा है, और इस वक्त सिक्योरिटी के मामलात भी इतने इंगेज हुए हैं कि मैं नहीं समझता कि इस वक्त प्रॉपर सिक्योरिटी जो है इलेक्शन में, फिर ये कैंडिडेट्स कहेंगे कि हमें सिक्योरिटी मुहैया करो। हमें पोलिंग्स के ऊपर भी सिक्योरिटी तो चाहिए। सेंसस का भी तो बड़ा मसला है ना कराची और हैदराबाद को लेके। आज इदारा शुमारियात ने जो फैक्ट्स एंड फिगर दिए जिसमें कराची और हैदराबाद की काउंटिंग अभी तक, एक आज लास्ट डे था, फिर ये भी कहा कि हो सकता है हम 1-2 दिन बढ़ा दें। बढ़ाएंगे अगर बढ़ाएंगे तो ये जो शहरी जो इलाके हैं इनका एक शिकवा रहा है कि हमारा जो काउंट है वो सही नहीं किया जाता, हमें पूरा नहीं गिना जाता। ये जो डिजिटल सेंसस हो रहे हैं, देखें अभी इससे ये शिकवा खत्म होगा। अभी तक की मैं आपको थोड़ी सी बड़ी आपने सेंसिटिव बात कर दी है, ये बड़ी ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए। 22 करोड़ 24 लाख 700 कुछ हज़ार बनते, 700 कुछ बनते हैं जो शहरी अब तक काउंट हुए हैं पाकिस्तान के अंदर आबादी के लिहाज से। अब इसके अंदर कराची और सिंध की अभी तक मामलात पूरे नहीं हुए हैं। मैं समझता हूं कि वो मामलात 40% पर खड़े हुए। मेरी अपनी सोच है कि 40% पर खड़े, अभी बाकी हैं 60%। तो वो अगर इंटीरियर सिंध से लेके हैदराबाद शहर और कराची शहर तक आते हैं और मुकम्मल किया जाता है, तो मेरी अपनी एक ज़ाती सोच है कि मामला जो है वो 24 करोड़ तक पहुंच सकता है। और आबादी के लिहाज से कराची जो है वो एक बड़ा शहर साबित हो जाएगा। और उसमें जो हल्का बंदियां की गई हैं उन हल्का बंदियों को भी फिर उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कि आज जो है वो बल्दियाती इलेक्शन के जो ज़मीनी इंतखाबात 11 सीटों के थे वो भी आगे बढ़ाए गए। तो उसकी कुछ वजूहात है हर चीज़ की। जहां देखें, जहां हुकूमतें देख सकती हैं या जहां थिंक टैंक बैठ के सोच रहा है वहां हम नहीं जा सकते, हमारी सोच नहीं जाती। हम तो एज ए जर्नलिस्ट बात करते हैं और देखते हैं कि ग्राउंड पे क्या चीज नजर आ रही है, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उस पर बात करते हैं। लेकिन ये बड़ा इस वक्त आबादी का मसला कराची और पूरे पाकिस्तान में ये सब तक जा रहा है कि इस हिसाब से हमें वसाइल भी चाहिए। और इसके लिए हुकूमत को बहुत संजीदा होने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे आबी ज़खायर से लेके, हमारे एनर्जी से लेके, हम हर जगह पे इस वक्त बिल्कुल कमजोर हुए हैं और आबादी जो है बहुत तेजी से ग्रो कर गई है। तो उस तमाम चीजों पे जो है वो हुकूमत को पेशरफ्त करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि अभी तक सेंसस जो है वो स्लो चल रहे हैं, लेकिन ये गलत है, इनको हो जाना चाहिए था। और हम यही कहेंगे कि फौरी तौर पे इमीडिएटली जो है वो सिंध और कराची के मामला शिकवा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, लोग मुतमईन है और लोग जौक दर जौक मैं कह रहा हूँ कि मरदमशुमारी में हिस्सा ले रहे हैं और बाकायदा लोग जो है वो अपना डाटा फराहम कर रहे हैं। और जहां भी मरदमशुमारी की टीम जा रही है हमने खुद देखा कि उनके साथ बाकायदा कोऑपरेट किया जा रहा है। कोई बदतमीजी नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है जैसे वाकयात हमें पोलियो में फेस करने पड़े कई जगहों। तो मरदमशुमारी के मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो बहुत खूबसूरत बात की। और चंद लाइनें डॉक्टर अजमल सावंत के नाम के, आप ऐसे कई अजमल सावंत इस मुल्क में रहते हैं जिनको इस जानवर मुआशरा कहें या इस जहालत की भेंट चढ़ा दिया जाता है। डॉक्टर अजमल सावंत ने अपनी सारी ज़िंदगी बाहर गुजार दी और कई डिग्रियां ली। किस लिए ली? कि अपने पाकिस्तान, अपने सिंध, अपने सूबे, अपने शहर के लोगों को अवेयर किया जाए, उनको तालीम जैसे जेवर से आरास्ता किया जाए। लेकिन बदकिस्मती कहें कि हमने फिर उनको खो दिया। वो शमा हमने अपने हाथों से ही बुझा दी और उसके बाद फिर हमने जश्न भी किए। तो अफसोस दर अफसोस का मकाम है। हमें ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए और कदर तब करनी चाहिए जब वो ज़िंदा होते हैं। आज डॉक्टर अजमल सावंत हमारे बीच में नहीं है,
आपने कई यूनिवर्सिटियों में अपने लेक्चर दिए, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कई मुल्कों में आपकी तालीमी खिदमात को याद रखा जाएगा। आज सिंध के कई शहरों में उनके लिए मुजाहरे किए जा रहे हैं, उनकी सर्विसेज को ट्रिब्यूट किया जा रहा है, दरों दीवारों पर उनकी चौकिंग की जा रही है, उनकी तस्वीर बनाई जा रही हैं। तो ये अब क्यों, जब डॉक्टर अजमल सावंत जैसे लोग खिदमत कर रहे थे, जब अपनी तालीमी खिदमात से आपकी आने वाली नस्लों को हरासा कर रहे थे, तब हम किस नींद में सो रहे थे? हमें ऐसे काम करने चाहिए कि हम इस तरह के जो टैलेंटेड लोग हैं हम उनसे महरूम ना हों, ये मुल्क उनसे महरूम ना हो, हमारे शहर, हमारे सूबे, हमारे लोग ऐसे काबिल लोगों से महरूम हो जाते हैं, बरादराना और कबायली झगड़ों की नज़र हो जाते हैं। जहालत की इंतहा है कि एक कबीला, कौम और एक ज़बान पर हम कत्ल व गारत करते हैं। हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं डॉक्टर अजमल सावंत को, और अजमल सावंत, ये मुल्क तुमसे है, ये तुमसे है पाकिस्तान। इसी उम्मीद के साथ कि मैं शाहद, मुझे साथ सुनकर इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।